एडजी में आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर। और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी के सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर डेटा प्रोसेसिंग को कामली और थॉरोली रिवाइज करेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का। इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। मैं हूँ गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। जयपुर की अनन्या ने एक बार कहा था कि उसे मीन, मीडियन और मोड के नाम तो याद थे, पर क्वेश्चन आते ही समझ नहीं आता था कि कौन सा मेजर लगाना है। आज हम सेंट्रल टेंडेंसी, अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉमन कंफ्यूजन्स और एग्जाम टिप्स को क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। बिल्कुल। और अनन्या वाली कंफ्यूजन बहुत कॉमन है क्योंकि ये केवल फॉर्मूलाज याद करने का चैप्टर नहीं है। तुम्हें यह समझना है कि डेटा का टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैसे चुना जाता है। हम हर मेजर आइडिया के बाद एक छोटा एक्टिव रिकॉल चेक करेंगे। एक नोटबुक हो तो डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज लिखते चलो। और अगर तुम ट्रैवल करते हुए सुन रहे हो तो बस मन में आंसर बोलने की कोशिश करो। सबसे पहले चैप्टर का बड़ा मैप देख लेते हैं। प्रीवियस चैप्टर से हमें पता चलता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करने से वो कॉम्प्रिहेंसिबल बनता है और प्रोसेसिंग आसान होती है। डेटा एनालाइज करने के लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं। इस चैप्टर का फोकस सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी ऑब्जर्वेशंस के सेंटर को समझना। यहाँ एक डिस्टिंक्शन ध्यान से सुनो। सेंट्रल टेंडेंसी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देती है। डिस्पर्शन डेटा के इंटरनल वेरिएशंस को अक्सर सेंट्रल वैल्यू के आसपास देखती है। रिलेशनशिप दो या अधिक रेटेड फिनोमेना के एसोसिएशन की डिग्री बताती है, जैसे रेनफॉल और इंसिडेंस ऑफ फ्लड या फर्टिलाइजर कंजम्पशन और क्रॉप यील्ड। आज इन एग्जांपल्स में रिलेशनशिप कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस चैप्टर का स्कोप क्लियर रखेंगे। ज्योग्राफी में मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत वेरी कर सकती हैं, जैसे रेनफॉल, एलिवेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल्स और एज ग्रुप्स। अगर ऑब्जर्वेशंस की पूरी लिस्ट देखकर ओवरऑल पिक्चर मुश्किल लगे, तो हमें एक सिंगल नंबर चाहिए जो पूरे डेटा सेट को बेस्ट रिप्रेजेंट करे। यह वैल्यू आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर के पास होती है, एक्सट्रीम्स पर नहीं। एक सेकंड पॉज करके सोचो, सेंट्रल टेंडेंसी को स्टैटिस्टिकल एवरेज भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके थ्रू हम कई ऑब्जर्वेशंस को एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर में समराइज करते हैं। यह फिगर वह पॉइंट है जिसके आसपास आइटम्स क्लस्टर करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब मेरा सवाल है, ऐसे तीन कॉमन मेजर्स कौन से हैं? आंसर मन में बोलो। एक्सपेक्टेड आंसर है मीन, मीडियन और मोड, लेकिन तीनों एक ही चीज नहीं बताते। मीन अरिथमेटिक एवरेज है, मीडियन रेंज सीज का पोजिशनल मिडल है और मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन में यह डिफरेंस जरूर दिखना चाहिए, क्योंकि केवल ये लिखना कि तीनों एवरेज हैं इनकम्प्लीट आंसर माना जा सकता है। अब मीन से शुरू करते हैं। अगर वैल्यूज है तो उन्हें ऐड करो और ऑब्जर्वेशंस की संख्या से डिवाइड करो। यही सिंपल अरिथमेटिक एवरेज है। फॉर्मूला को शब्दों में ऐसे बोल सकते हो, मीन इक्वल सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ सम को सिग्मा एक्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन की डेफिनेशन आंसर में प्रिसाइज होनी चाहिए। मीन वह वैल्यू है जो सभी वैल्यूज को जोड़कर ऑब्जर्वेशंस की संख्या से डिवाइड करने पर प्राप्त होती है। ध्यान रहे, मीन डेटा की हर ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेशन में शामिल करता है। इसी वजह से यह ओवरऑल एवरेज का यूजफुल पिक्चर देता है, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट भी ले सकता है। चलो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, केवल रीजनिंग के लिए। अगर रेनफॉल वैल्यूज में एक रीजन का रेनफॉल अनयूजुअली हाई हो तो टोटल बढ़ जाएगा और मीन भी हायर हो सकता है। तब मीन शायद मोस्ट रीजन्स के टिपिकल रेनफॉल को पूरी तरह रिप्रेजेंट ना करे। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट मीन पर पड़ता है या मीडियन पर? एक्सट्रीम हाई या लो वैल्यूज मीन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। सोर्स कॉन्टेक्स्ट में इसी बात को रेनफॉल और इनकम जैसे एग्जाम्पल से समझाया गया है। इनकम डेटा में कुछ वेल्दी इंडिविजुअल्स मीन को ऊपर खींच सकते हैं, जबकि मीडियन टिपिकल इंडिविजुअल की अर्निंग का क्लियरर सेंस दे सकती है। इसलिए मेजर चुनते समय डिस्ट्रीब्यूशन और आउटलायर्स की प्रेजेंस देखना जरूरी है। यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन है,
स्टूडेंट सोचते हैं कि मीन हमेशा सबसे टिपिकल वैल्यू होती है। ऐसा जरूरी नहीं। मीन मैथमेटिकली सभी ऑब्जर्वेशंस यूज करती है, पर अगर डेटा स्क्यूड हो या एक्सट्रीम वैल्यूज हो तो मीडियन अधिक रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है। मोड भी अलग सवाल का आंसर देती है। यानी सबसे फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन कौन सी है? अब अनग्रुप डेटा पर आते हैं। अनग्रुप डेटा में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। डायरेक्ट मेथड में प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को ऐड किया जाता है और टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाता है। ये मेथड कंसेप्चुअली सबसे सीधी है। कैलकुलेशन में पहले सम केयरफुली निकालो, फिर एन आइडेंटिफाई करो और अंत में डिवीजन करो। चैप्टर का रेनफॉल एग्जाम्पल याद करो। मालवा प्लेटो इन मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स की नॉर्मल रेनफॉल वैल्यूज दी गई हैं। वैल्यूज को डायरेक्टली ऐड करके टोटल 6484 मिलता है और ऑब्जर्वेशंस की संख्या 7 है। इसलिए मीन रेनफॉल 6484 डिवाइडेड बाय 7 यानी लगभग 926.29 मिलीमीटर्स आता है। यहाँ यूनिट लिखना मत भूलना। इस एग्जाम्पल से दो एग्जाम हैबिट्स निकलती हैं। पहली, डेटा किस ज्योग्राफिकल वेरिएबल का है ये पहचानो, यहाँ रेनफॉल है। दूसरी, फाइनल आंसर के साथ अप्रोप्रिएट यूनिट दो, यहाँ मिलीमीटर्स। डायरेक्ट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि रॉ रेनफॉल डेटा को बिना रिड्यूस किए डायरेक्टली ऐड किया गया और ऑब्जर्वेशंस की संख्या से डिवाइड किया गया। अब इनडायरेक्ट मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है? जब ऑब्जर्वेशंस बहुत अधिक हों या वैल्यूज बड़ी हों, तब कंप्यूटेशन को आसान बनाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाती है। इस चोजन वैल्यू को अज्यूम्ड मीन कहते हैं। रिड्यूस्ड वैल्यूज को डेविएशंस या कोडेड स्कोर्स की तरह यूज किया जाता है। यह शॉर्टकट है, अलग रिजल्ट देने वाली नई डेफिनेशन ही। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन इक्वल से प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एम। यहाँ ए अज्यूम्ड मीन या सब्ट्रैक्टेड कांस्टेंट है, डी प्रत्येक वैल्यू का अज्यूम्ड मीन से डेविएशन है और एन ऑब्जर्वेशंस की संख्या है। अगर डी वैल्यूज का सम पॉजिटिव है, मीन ए से ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव है तो ए से नीचे। साइन हैंडलिंग केयरफुली करो। रेनफॉल एग्जाम्पल में अज्यूम्ड मीन 800 लिया गया। हर रेनफॉल वैल्यू से 800 सब्ट्रैक्ट करके डिविएशंस निकाले गए और डिविएशंस का सम 884 आया। फिर मीन इक्वल्स 800 प्लस 884 डिवाइडेड बाय 7 यानी लगभग 926.29 मिलीमीटर्स। एक इम्पॉर्टेंट चेक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से सेम डेटा पर सेम मीन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, एरिथमेटिक या साइन में मिस्टेक खोजो। इनडायरेक्ट मेथड को कोडिंग भी कहा गया है क्योंकि ऑब्जर्वेशंस को स्मॉलर नंबर्स में रिड्यूस किया जाता है। इसका पर्पस कैलकुलेशन को मैनेजेबल बनाना है। यह कोई डेटा बदलने की प्रक्रिया नहीं है। हम ट्रांसफॉर्म डेविएशन से वापस ओरिजिनल स्केल पर मीन निकालते हैं। एग्जाम में अस्यूम मीन और डेविएशन की मीन लिखोगे तो मेथड का लॉजिक क्लियर दिखेगा। चलो एक्टिव रिकॉल करते हैं। अगर a इक्वल्स 500 और ऑब्जर्वेशंस की संख्या n इक्वल्स 5 है, तो हर ऑब्जर्वेशन से 500 सब्ट्रैक्ट किया। डिविएशंस का सम 20 है। मीन कैसे लिखोगे? तुरंत आंसर मत देखो, फॉर्मूला बोलो, वैल्यूज प्लेस करो और सोचो रिजल्ट अज्यूम्ड मीन से ऊपर होगा या नीचे। फॉर्मूला लगाने पर मीन इक्वल्स 500 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी 504। यहाँ रीजनिंग भी देखो, डिविएशंस का सम पॉजिटिव था इसलिए मीन अज्यूम्ड मीन से ऊपर आया। सोर्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स का सेंट्रल लेसन यही है कि कैलकुलेशन स्टाइल बदल सकती है और करेक्टली अप्लाइड मेथड से रिप्रेजेंटेटिव मीन सेम रहता है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। मीन रॉ वैल्यूज का एरिथमेटिक एवरेज है। डायरेक्ट मेथड में वैल्यूज ऐड होती हैं और इनडायरेक्ट मेथड में अज्यूम्ड मीन तथा डिविएशंस यूज होते हैं। अब ग्रुप डेटा में एक बड़ा चेंज आएगा क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज की जगह क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज होंगी। यही स्टूडेंट्स अक्सर मिड पॉइंट भूलते हैं। ग्रुप डेटा में वैल्यूज क्लास इंटरवल्स में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। जब स्कोर्स ग्रुप्ड होते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। इसलिए हर क्लास इंटरवल को उसका मिड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है।
डायरेक्ट मेथड में मिड पॉइंट एक्स को कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी एफ एक्स वैल्यूज ऐड करते हैं और सम एफ एक्स को एन से डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला साफ रखो। मीन इक्वल सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ एक्स क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है, एफ फ्रीक्वेंसी है और एन ऑब्जर्वेशंस की टोटल नंबर है, जिसे फ्रीक्वेंसीज का सम भी कह सकते हैं। इसलिए ग्रुप्ड मीन में केवल क्लास लिमिट्स ऐड करके डिवाइड नहीं करना, पहले मिड पॉइंट निकालना और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। चैप्टर के वेज रेट एग्जाम्पल में क्लासेस 50 टू 70, 70 टू 90, 90 टू 110, 110 टू 130 और 130 टू 150 है। इनके मिड पॉइंट्स क्रमशः 60, 80, 100, 120 और 140 होंगे। फ्रीक्वेंसीज 10, 20, 25, 35 और 9 है। टोटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स 99। अब ईच मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो। 60 टाइम्स 10, 80 टाइम्स 20, 100 टाइम्स 25, 120 टाइम्स 35 और 140 टाइम्स 9। इन प्रोडक्ट्स का सम 10160 है। इसलिए मीन वेज रेट इक्वल्स 10160 डिवाइडेड बाय 99 यानी 102.6। आंसर में अप्रॉक्सीमेटली साइन या डेसिमल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से साफ लिखना। इस कैलकुलेशन को आंसर में एक्सप्लेन करने के लिए लिखो कि ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल वेज वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्लास मिड पॉइंट्स रिप्रेजेंटेटिव एक्स वैल्यूज की तरह लिए गए। फिर एक्स को फ्रीक्वेंसी एफ से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाला गया। अंत में सम एफ एक्स को टोटल फ्रीक्वेंसी एन से डिवाइड किया गया। यही डायरेक्ट मेथड का लॉजिकल सीक्वेंस है। एक क्विक चेक, क्लास इंटरवल 90 टू 110 का मिड पॉइंट क्या होगा? 90 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 100। अगर तुमने 90 या 110 में से कोई बाउंड्री चुन ली तो वह मिड पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट में स्मार्ट करना, क्योंकि ग्रुप्ड मीन की पूरी कैलकुलेशन मिड पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। ग्रुप डेटा के लिए इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। फॉर्मूला को वर्ड्स में ऐसे समझो, अज्यूम मीन, मिड पॉइंट ए लो, डिविएशंस डी निकालो, उन्हें फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करके एफ डी बनाओ, एफ डी का सम लो और उस करेक्शन को ए में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। फॉर्मूला है मीन इक्वल्स ए प्लस और माइनस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एन। वेज एग्जाम्पल में अज्यूम मीन ग्रुप 90 टू 110 लिया गया और उसका मिड पॉइंट ए इक्वल्स 100 है। ये क्लास सीरीज के मिडल के पास है, इसलिए डिविएशंस छोटे रहते हैं और कंप्यूटेशन आसान होती है। सोर्स ये भी बताता है कि इनडायरेक्ट मेथड इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल्स दोनों के लिए वर्क कर सकता है। अब डेविएशंस देखो, मिड पॉइंट 60, 80, 100, 120 और 140 हैं। अज्यूम मीन 100 है, इसलिए डेविएशंस -40, -20, 0, +20 और +40 होंगे। फिर हर डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ डी मिलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एफ डी को सेपरेटली ऐड करके एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया जाता है। इस एग्जाम्पल में करेक्शन 260 डिवाइडेड बाय 99 यानी 2.6 आता है। मीन इक्वल्स 100 प्लस 2.6, इसलिए 102.6। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रुप्ड मेथड से भी सेम रिजल्ट आया। एक सेकंड सोचो, अगर एफ डी का नेट करेक्शन पॉजिटिव है तो फाइनल मीन अज्यूम मिड पॉइंट से ऊपर होगा, अगर नेगेटिव हो तो नीचे। ग्रुप्ड इनडायरेक्ट मेथड में सिंबल्स को मिक्स मत करना। ए अज्यूम्ड मीन का मिड पॉइंट है, एफ फ्रीक्वेंसी है, डी मिड पॉइंट का ए से डिविएशन है और एन फ्रीक्वेंसीज का सम है। कुछ प्रेजेंटेशंस में क्लास इंटरवल विड्थ के कारण कोडेड डेविएशन यू भी दिख सकता है, लेकिन सोर्स का सेंट्रल प्रिंसिपल वही है, अज्यूम्ड वैल्यू, डिविएशन, फ्रीक्वेंसी और टोटल केसेस। अगर तुम टेबल बनाते हो तो कॉलम्स की ऑर्डर पहले तय कर लो। क्लास, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, एफएक्स और जरूरत के अनुसार डिविएशन तथा एफडी। कैलकुलेशन को हेड में करने की बजाय टेबल में रखो। इसे साइंस,
प्रोडक्ट्स और टोटल फ्रीक्वेंसी वेरीफाई करना आसान होता है। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वर्क में प्रेजेंटेशन भी रीजनिंग का हिस्सा बन जाती है। यहाँ एक यूजफुल डिस्टिंक्शन है। अनग्रुप डायरेक्ट मीन में रॉ ऑब्जर्वेशंस ऐड होते हैं। ग्रुप डायरेक्ट मीन में रॉ ऑब्जर्वेशंस नहीं, बल्कि मिड पॉइंट्स वेटेड बाय फ्रीक्वेंसी यूज होते हैं। इसलिए ग्रुप मीन एक रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट होता है, क्योंकि क्लास के भीतर एग्जैक्ट इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं दी गई। यह लिमिटेशन आंसर में मेंशन करना तभी जरूरी है जब एप्लीकेबिलिटी या मेरिट्स डिमेरिट्स पूछा जाए। एग्जी में अगर तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रुप मीन के बीच एग्जैक्ट डाउट हो तो उसे सोक्रेटिक स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हो। पहले एन पहचानो, फिर मिड पॉइंट, फिर डेविएशन और अंत में करेक्शन। अभी बस इतना याद रखो कि टूल आंसर थमाने के लिए नहीं, तुम्हारी कैलकुलेशन रीजनिंग चेक कराने के लिए यूजफुल है। अब मीडियन पर आते हैं। मीडियन पोजिशनल एवरेज है। इसका मतलब है कि ये वैल्यूज के एक्चुअल मैग्नीट्यूड से अधिक उनके पोजीशन या रैंक पर डिपेंड करती है। डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मिडिल रैंकिंग वैल्यू लोकेट की जाती है। मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह डिवाइड करती है कि दोनों साइड्स पर इक्वल नंबर ऑफ केसेस हों। मीडियन निकालते समय सबसे पहले अरेंजमेंट करो। यह स्टेप स्किप नहीं कर सकते। अगर वैल्यूज अरेंज्ड नहीं है तो बीच में दिखने वाली वैल्यू मीडियन नहीं होगी। ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में वन सेंट्रल आइटम मिलता है। इवन नंबर में दो मिडिल वैल्यूज का एवरेज लेना पड़ता है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? अरेंजमेंट पहले या फॉर्मूला पहले? करेक्ट सीक्वेंस है पहले अरेंज, फिर आइडेंटिफाई, फिर सेंट्रल पोजीशन लोकेट। अनग्रुप डेटा के लिए सेंट्रल पोजीशन को n+1 डिवाइडेड बाय 2h आइटम के रूप में लिखा जाता है। अगर n इक्वल 7 है, पोजीशन 7+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी फोर्थ आइटम होगी। ये चैप्टर के माउंटेन पीक्स एग्जाम्पल में हुआ। माउंटेन पीक्स की वैल्यूज थी 812686117817 8172 8076 8848 और 8598 मीटर्स। असेंडिंग ऑर्डर में वे 7817 8076 8126 8172 8598 8611 और 8848 बनती हैं। 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसलिए फोर्थ आइटम मीडियन है। रिजल्ट 8172 मीटर्स। इस एग्जाम्पल में मीडियन एक्चुअल वैल्यूज के बीच का पोजिशनल सेंटर है। ये जरूरी नहीं कि मीडियन और मीन इक्वल हो। मीडियन कैलकुलेशन में वैल्यूज को ऐड करने की आवश्यकता नहीं, केवल ऑर्डर और पोजीशन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आंसर में अरेंजमेंट दिखाने से एग्जामिनर को मेथड क्लियरली दिखाई देता है और अननेसेसरी एम्बिग्यूटी कम होती है। इवन ऑब्जर्वेशंस का छोटा रिकॉल करते हैं। मान लो अरेंज सीरीज में 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। मिडिल पोजीशंस कौन सी होंगी? n+1 डिवाइडेड बाय 2 एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए 8 सीरीज की चौथी और पांचवी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके उनका एवरेज लिया होगा। एग्जैक्ट नंबर्स दिए हो तो कैलकुलेशन करो, शॉर्टकट से 1 वैल्यू मत चुन लेना। यही इवन केस का रूल है। दो मिडिल रैंकिंग वैल्यूज का एवरेज मीडियन होता है। सोर्स की डेफिनेशन में मीडियन अरेंज्ड सीरीज को दो इक्वल नंबर्स में डिवाइड करती है। मीडियन एक्सट्रीम वैल्यूज से मीन की तरह डायरेक्टली प्रभावित नहीं होती, इसलिए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में टिपिकल वैल्यू दिखाने के लिए यूजफुल हो सकती है। अब ग्रुप्ड मीडियन थोड़ी अलग है। यहाँ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस अरेंज करके मिडिल आइटम नहीं देख सकते, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज में ग्रुप्ड हैं। हमें वह क्लास फाइंड करनी होती है जिसमें सेंट्रल ऑब्जर्वेशन स्थित है। इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और n डिवाइडेड बाय 2 लोकेट करते हैं। ग्रुप्ड मीडियन फॉर्मूला है m इक्वल्स l प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय 2 माइनस c डिवाइडेड बाय f। यहाँ l मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, i इंटरवल विड्थ है, n टोटल फ्रीक्वेंसी है, f मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है और c प्री मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फॉर्मूला से पहले इन 5 क्वांटिटीज को टेबल से आइडेंटिफाई करो। चैप्टर एग्जाम्पल में टोटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स 50, इसलिए n डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाकर ऊपर से नीचे काउंट करते हैं जब तक 25 से नेक्स्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी न मिल जाए। मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 है,
इसलिए सेंट्रल ऑब्जर्वेशन उसी क्लास इंटरवल में आती है। उस एग्जाम्पल में प्री मीडियम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 21 और मीडियम क्लास फ्रीक्वेंसी 16 है। लोअर लिमिट 80 और इंटरवल विथ 10 लेकर फॉर्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की गई। मीडियम इक्वल्स 80 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 16। सिंप्लीफाई करने पर मीडियन 82.5 आता है। कैलकुलेशन से पहले मीडियम क्लास सही चुना सबसे क्रिटिकल स्टेप है। कॉमन मिस्टेक चेक। सी का मतलब टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। सी केवल प्री मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी मीडियन क्लास से ठीक पहले तक का क्यूमुलेटिव टोटल। इसी तरह एफ टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ये पॉइंट मिसमैच करना, क्योंकि दोनों सिंबल्स बदलते ही फाइनल आंसर गलत हो जाएगा। ग्रुप्ड मीडियम की प्रोसेस को 4 वर्ड्स में याद रखो। टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेंट्रल पोजीशन, सब्स्टिट्यूशन। पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 निकालो, उसके बराबर या उससे नेक्स्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास मीडियम क्लास होगी। फिर LIF और C आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला अप्लाई करो। एक लिसनर प्रॉम्प्ट, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यूज 3, 10, 21, 37, 45 और 50 हैं और n/2 इक्वल्स 25 है, तो मीडियन क्लास किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई होगी? 21 पर रुकना है या 37 पर? मन में रीजन के साथ आंसर दो। आंसर 37 वाली क्लास है, क्योंकि 25 से नेक्स्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 है। 21 प्री मीडियम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। ये पोजिशनल लॉजिक है, कोई आर्बिट्ररी चॉइस नहीं। अब तक मीन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स तथा मीडियम के अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड मेथड्स कवर हो चुके हैं। वी आर एंटरिंग द मोड सेक्शन नाउ। मोड वह वैल्यू है जो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अधिक बार ऑकर करती है। इसे मैक्सिमम ऑकरेंस या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट अ पर्टिकुलर वैल्यू कह सकते हो। मीन और मीडियन की तरह मोड हमेशा यूनिक नहीं होती। डेटा सेट में वन मोड, मोर देन वन मोड या नो मोड हो सकता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कंपेयर करना कोर स्टेप है। होम ग्रुप डेटा में मोड आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हेल्पफुल है। इससे रिपीटेड वैल्यूज आसानी से दिखती हैं। ज्योग्राफी टेस्ट कोर्स के एग्जाम्पल में वैल्यूज अरेंज करने के बाद 61 3 बार आता है और बाकी वैल्यूज उतनी बार नहीं आती, इसलिए 61 मोड है और सीरीज यूनिमोडल है। अब दूसरा टेस्ट स्कोर एग्जाम्पल देखो। 11 3 बार और 82 भी 3 बार अकर करते हैं। दोनों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल है, इसलिए डेटा सेट बाई मॉडल है। अगर तीन वैल्यूज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल हो तो ट्राई मॉडल कहेंगे। कई वैल्यूज रिपीट होकर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी शेयर करे तो मल्टी मॉडल कहा जा सकता है। और अगर सीरीज में कोई वैल्यू रिपीट ही ना हो तो विदाउट मोड कहा जाता है। कॉमन मिस्टेक यह है कि स्टूडेंट्स किसी एक वैल्यू को मोड चुन लेते हैं जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नहीं होती। मोड के लिए टोटल या मिडिल पोजीशन कैलकुलेट नहीं करनी, बस अकरेंस काउंट कंपेयर करनी है। क्विक क्विज। वैल्यूज हैं 4, 7, 4, 9, 7, 4, 9। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है और सीरीज यूनिमोडल होगी या बाई मॉडल? 1 सेकेंड रुककर काउंट करो। केवल सॉर्टेड ऑर्डर देखकर नहीं, एक्चुअल रिपीटेशंस देखकर आंसर देना। 4 3 बार आता है, 7 2 बार और 9 2 बार, इसलिए मोड 4 है और डेटा सेट यूनिमोडल है। अगर दो वैल्यूज 3 बार आती तब बायमोडल होता। मोड मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन बताता है, इसलिए टेस्ट कोर्स या किसी कैटेगरी में कॉमन पैटर्न समझने के लिए यूजफुल हो सकता है। अब तीनों मेजर्स को एक साथ कंपेयर करते हैं। मीन अरिथमेटिक कैलकुलेशन पर बेस्ड है, मीडियन अरेंजमेंट और पोजीशन पर बेस्ड है, मोड फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है। एक ही डेटा सेट के लिए ये तीन अलग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज दे सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर को डिटरमाइन करने के अलग अलग मेथड्स हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सोर्स बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल कर्व के रूप में एक्सप्लेन करता है। मोस्ट ऑब्जर्वेशंस मिडल वैल्यू के आसपास होती हैं और एक्सट्रीम्स की तरफ ऑब्जर्वेशंस की संख्या दोनों साइड्स पर सिमेट्रिकल तरीके से घटती है। ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड सेम स्कोर पर कोइंसाइड करते हैं। इस रिलेशन को विजुअलाइज करने के लिए एक बेल इमेजिन करो। सेंटर पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला हम्प है और दोनों साइड्स पर बैलेंस स्प्रेड। मोड मिडिल हम्प से एसोसिएटेड है,
मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है और मीन अरिथमेटिक बैलेंस पॉइंट की तरह उसी सेंटर पर आती है, इसलिए नॉर्मल कर्व में तीनों कोइंसाइड करते हैं। लेकिन स्क्यूड या डिस्टॉर्टेड डेटा में मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड नहीं करते। एक्सट्रीम वैल्यूज या अनइक्वल टेल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अरिथमेटिक एवरेज शिफ्ट हो सकता है, जबकि मीडियन पोजीशन के आधार पर रिलेटिवली स्टेबल रह सकती है। एग्जाम में डायग्राम मांगा जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉमन सेंटर और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में अलग रिलेटिव पोजीशंस क्लियरली लेबल करना। यहाँ सावधानी जरूरी है। सोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू फिगर्स का मेंशन करता है, लेकिन हर स्क्यू के लिए बिना डायग्राम देखे कोई फिक्स्ड ऑर्डर ब्लाइंडली मत लिखना। पहले कर्व की डायरेक्शन और मेजर्स की पोजीशंस ऑब्जर्व करो। आंसर में ये जरूर एक्सप्लेन करो कि स्क्यूनेस के कारण मीन, मीडियन और मोड सेम जगह नहीं रहते। एप्लीकेबिलिटी पर सोचो। मीन तब यूजफुल है जब एरिथमेटिक एवरेज मीनिंगफुल हो और सभी ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड करना हो। मीडियन तब वैल्यूएबल है जब पोजीशन या टिपिकल मिडिल वैल्यू चाहिए, खासकर स्क्यूड डेटा में। मोड तब यूजफुल है जब सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन जाननी हो। मेजर की सूटेबिलिटी डेटा सेट की नेचर पर डिपेंड करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन आंसर को 3 कॉलम थिंकिंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। भले आंसर में टेबल बनाओ या पैराग्राफ्स। हेडिंग रखो। बेसिस, कैलकुलेशन और यूज। मीन के लिए सम एंड डिवीजन, मीडियन के लिए अरेंजमेंट एंड पोजीशन, मोड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फिर आउटलायर्स और मल्टीपल मोड्स जैसी लिमिटेशंस जोड़ो। अब चैप्टर एक्सरसाइज स्टाइल क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज से अनअफेक्टेड मेजर कौन सा है। सोर्स बेस्ड आंसर मीडियन है। दूसरा पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के हम से ऑलवेज कोइंसाइडिंग मेजर कौन सा है। यहाँ मोड आंसर है, क्योंकि हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। पहले खुद चेक करो। एक्सट्रीम वैल्यूज वाला क्वेश्चन मीन, मोड या मीडियन, और हम्प वाला क्वेश्चन मीडियन या मोड। आंसर्स याद करने से बेहतर है रीजन बोलना। मीडियन पोजिशनल है और एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड नहीं होती। मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन के हम से एसोसिएटेड रहती है। 30 वर्ड डेफिनेशन क्वेश्चन में मीन को ऐसे फ्रेम कर सकते हो। मीन इज द सिंपल अरिथमेटिक एवरेज ऑब्टेन्ड बाय समिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लिखो कि सभी वैल्यूज के योग को ऑब्जर्वेशंस की संख्या से डिवाइड करने पर मीन प्राप्त होती है। डेफिनेशन कंसाइज और प्रिसाइज रखो। मोड के एडवांटेजेस पूछे जाएं तो सोर्स सपोर्टेड पॉइंट से आंसर बनाओ। मोड सबसे फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू बताती है और कॉमन ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। मल्टीपल मोड्स की पॉसिबिलिटी भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन इसे मीन या मीडियम की तरह ऑटोमेटिकली बेस्ट मेजर मत बताना। सूटेबिलिटी डेटा सेट पर डिपेंड करती है। 1 to 5 WORD क्वेश्चन में नॉर्मल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर करने के लिए पहले सेंट्रल टेंडेंसी डिफाइन करो, फिर नॉर्मल कर्व एक्सप्लेन करो जहां मीन, मीडियन और मोड सेम होते हैं। उसके बाद स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में इनके अलग होने की बात लिखो। डायग्राम मांगा हो तो कर्व सेंटर या शिफ्टेड पोजीशंस को लेबल्स के साथ दिखाना और अंत में इंटरप्रिटेशन देना। दूसरा, लॉन्ग आंसर एप्लीकेबिलिटी पर हो सकता है। यहाँ तीनों मेजर्स की मेरिट्स और लिमिटेशंस के आधार पर बताओ कि किस डेटा सेट में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यूजफुल है। मीन एक्सट्रीम से प्रभावित हो सकती है। मीडियन स्क्यूड डेटा में क्लियरर टिपिकल वैल्यू दे सकती है और मोड मोस्ट कॉमन वैल्यू दिखाती है। डायरेक्ट कंक्लूजन जरूर दो। चलो पहला फाइनल रिकैप। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेटा सेट को एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर में समराइज करती हैं। 3 प्राइमरी मेजर्स हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन सम डिवाइडेड बाय एन है। मीडियन अरेंजर सीरीज का मिडल पोजीशन है और इवन ऑब्जर्वेशंस में 2 मिडल वैल्यूज का एवरेज है। मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू है। अब मेथड रिकैप। अनग्रुप डायरेक्ट मीन में रॉ वैल्यूज ऐड करके n से डिवाइड करते हैं। अनग्रुप्ड इनडायरेक्ट मीन में अज्यूम्ड मीन a और डिविएशंस d यूज होते हैं। ग्रुप्ड डायरेक्ट मीन में क्लास मिड पॉइंट x को फ्रीक्वेंसी f से मल्टीप्लाई करके
सम fx डिवाइडेड बाय n करते हैं। ग्रुप इनडायरेक्ट मीन में अज्यूम मिड पॉइंट और fd करेक्शन यूज होता है। मीडियन रिकैप में उन ग्रुप डेटा के लिए ऑर्डर और पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डेटा में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाकर n/2 लोकेट करते हैं, फिर मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर्मूला में लोअर लिमिट L, इंटरवल विड्थ I, मीडियम क्लास फ्रीक्वेंसी F और प्री मीडियम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C सही जगह रखनी होती है। मोड रिकैप में बस फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी काउंट चाहिए। एक हाईएस्ट वैल्यू हो तो यूनिमोडल, 2 हो तो बाइमोडल, 3 हो तो ट्राइमोडल, कई हो तो मल्टीमोडल, कोई वैल्यू रिपीट ना हो तो विदाउट मोड। 1 सेकेंड पॉज करके अपने नोटबुक में इन 4 टर्म्स को बिना देखे लिखो। डिस्ट्रीब्यूशन रिकैप भी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड होती है और सेंटर पर मीन, मीडियन तथा मोड कोइंसाइड करते हैं। स्क्यूड या डिस्टॉर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों मेजर्स अलग पोजीशंस पर हो सकते हैं। डायग्राम क्वेश्चन में सिर्फ करो बनाना पर्याप्त नहीं, रिलेटिव पोजीशंस और स्क्यू का इफेक्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहिए। अब एक नेक्स्ट चैलेंज, रेनफॉल वैल्यूज में एक्सट्रीम हाई रीजन है, तो टिपिकल रीजन समझने के लिए मीन या मीडियन पर विचार करोगे। क्लास इंटरवल्स में वेज डेटा दिया है तो डायरेक्ट मीन में रॉ वैल्यूज या मिड पॉइंट्स। टेस्ट स्कोर्स में मोस्ट रिपीटेड स्कोर चाहिए तो कौन सा मेजर? तीनों आंसर्स रीजन सहित मन में बोलो। रीजनिंग के आधार पर पॉसिबल आंसर्स हैं। एक्सट्रीम वैल्यू के इफेक्ट को कम देखते हुए मीडियन यूजफुल हो सकती है। ग्रुप्ड वेज डेटा में मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी से मीन निकालेंगे। मोस्ट रिपीटेड टेस्ट स्कोर के लिए मोड चुनेंगे। ध्यान रहे, एक्चुअल क्वेश्चन और डेटा की नेचर देखकर फाइनल चॉइस करनी है, मैकेनिकली नहीं। कॉमन मिस्टेक्स की फाइनल लिस्ट सुनो। मीन में एन भूलना, इनडायरेक्ट मेथड में डिविएशन का साइन गलत करना, ग्रुप्ड मीन में मिड पॉइंट ना निकालना, ग्रुप्ड मीडियन में सी को गलत लेना, अनग्रुप्ड मीडियन में डेटा अरेंज न करना और मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक न करना। इनमें से अपनी सबसे लाइकली मिस्टेक आइडेंटिफाई करो। आज की स्टडी को मास्टरी में बदलने के लिए नोटबुक में 3 छोटे टास्क करो। पहले ज्योग्राफिकल अनग्रुप एग्जाम्पल लेकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन दोनों निकालो। फिर एक ऑर्डर्ड सीरीज में मीडियन लोकेट करो। अंत में कोई स्कोर सीरीज लेकर मोड की फ्रीक्वेंसी काउंट करो। हर आंसर के नीचे एक लाइन इंटरप्रिटेशन की लिखना, केवल नंबर नहीं। अब फाइनल चैलेंज तुम्हारे लिए है। बिना नोट्स देखे एक्सप्लेन करो कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीन मीडियन मोड में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज के केस में मीडियन क्यों यूजफुल हो सकती है, ग्रुप्ड मीन में मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों मेजर्स का रिलेशन क्या होता है। फिर चैप्टर के दोनों लॉन्ग आंसर फ्रेम्स को अपने वर्ड्स में लिखो। आज हमने डेटा प्रोसेसिंग सेंट्रल टेंडेंसी का पर्पस, मीन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैलकुलेशन, ग्रुप डेटा के मिड पॉइंट बेस्ड मीन, मीडियन की पोजिशनल लॉजिक, ग्रुप मीडियन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसेस, मोड के डिफरेंट फॉर्म्स और नॉर्मल तथा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस का कंपैरिजन कवर किया। सबसे कॉमन मिस्टेक याद रखो, फॉर्मूला याद होना इनफ नहीं, सही मेजर और सही डेटा स्टेप चुनना भी जरूरी है। अब कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है कि नोटबुक में रेनफॉल वाला मीन और माउंटेन पीक्स वाला मीडियन खुद सॉल्व करो, फिर आंसर्स को सोर्स एग्जाम्पल से वेरीफाई करो। अगर किसी एग्जैक्ट स्टेप पर डाउट अटक जाए तो एग्जी में उसे 1 बाय 1 सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ अनपैक कर लेना। मैं गौरव और स्वाति के साथ तुम्हें वार्म विशेस देता हूँ। कामली प्रैक्टिस करो, रीजनिंग लिखो और अगली रिवीजन में खुद को टीच करने की कोशिश करो।